हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में दोस्तों अगर देखा है टोटल 10 यूनिट है। हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए उसमें आपका 10 क्वेश्चन एक पैसेज करके रहता है। लेकिन वो पैसेज हो सकता है आपका इकोनॉमिक्स बेस पे पूछ सकता है, इनकम टैक्स के बेस पे पूछ सकता है, या इन्वायरमेंट के बेस पे पूछ सकता है। वो किसी भी आधार पे क्या करेगा, एक पैसेज दे देगा, वहां पर आपको 10 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आज बेसिक शुरुआत एक एक यूनिट करके समझते हैं। आपने देखा होगा कॉमर्स में अगर जो बच्चे बीकॉम तो पढ़े ही होंगे, बिना बीकॉम किए तो आपने एमकॉम और फार्म तो अप्लाई किए नहीं होंगे। अगर आपने अच्छे से बीकॉम की पढ़ाई किया होंगे या एमकॉम तक अच्छे पढ़ाई किए हैं तो आपके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें 30% एडवांस लेवल होता है। जैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी बन गई, जैसे आपने जीएसटी देखा, तो जीएसटी क्या है, एक एडवांस लेवल पार्ट हो गया। कंपनी एक्ट 2013 इसमें कुछ चेंज हुआ, उसको थोड़ा याद करो। कंपनी एक्ट 1956 उसको थोड़ा सा एडवांस, एक थोड़ा एडवांस लेवल बात होती है। लेकिन चलिए आज हम बात करेंगे बेसिक चीज़ें एक एक करके समझते हैं। पहला जो आपका टॉपिक शुरुआत होता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि ए यूनिट फर्स्ट की बात करता है। अब इसमें जो आपका एक एक टॉपिक अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या बात कही गई है और इंटरनेशनल बिजनेस में किस चीज़ की बात को इंडिकेट किया गया, संकेत के रूप में समझाया गया है। तो एक एक करके समझते हैं। पहला ऐसे लिखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस environment and international नेशनल बिजनेस। ये बेसिक चीज आप इतना समझिए। ये इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। अब एक एक करके बात क्या करेंगे। पहले हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या चीजें याद रखना है। जो टॉपिक अगर आपने देखा होगा उसमें क्या क्या लिखा है सिलेबस में। सिलेबस में दिया है मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अर्थात मेन कॉन्सेप्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या क्या उसके पॉइंट है, इसके टाइप्स क्या है। तो पहला जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में, पहले हम इसी के आधार पर बात करते हैं। पहला है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बी को शॉर्ट करके इसे एनवायरनमेंट लिख देते दोस्तों, मेन। अब इसमें हमें क्या क्या दिया, मेन कॉन्सेप्ट कितने भागों में इसको बांटा गया है, अर्थात इसके मेन पॉइंट कौन कौन से हैं। इसके मेन पॉइंट अगर देखा जाए तो 4 पॉइंट है। फर्स्ट इसकी जो पॉइंट है आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर ऑफ बिजनेस, ऐसे बी करके उसके बाद एनवायरनमेंट लिख देते हैं दोस्तों। ठीक, अब ये क्या है, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें जो है आपके टोटल 7 पॉइंट जो है समझाया गया है। क्या उत्पादन करना है, किस लेवल में करना है, कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल कैसे होना चाहिए, कोरिलेशन क्या होता है, बहुत कुछ पॉइंट इसमें आगे समझाया गया है। एक एक बारीकी चीज को 7 पॉइंट में इसको बताया गया है। दूसरा इसमें जो होता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, ये दूसरा हो गया। चलिए तीसरा यहां करके लिख देंगे। तीसरा जो आपका आता है जिसको बोलते हैं मिसल कॉन्सेप्ट, या माइसल बोलते उसको, कॉन्सेप्ट मॉडल। एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना विचार दिया है किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, मॉडल दिए। इनका जो है 5 पॉइंट में बात कहा गया है।
इंपॉर्टेंट जो है ये 6 पॉइंट में बात रखी गई और ये जो है 5 पॉइंट, ठीक है। और फोर्थ जो आपका आता है, इसमें फोर्थ जो नंबर आपका आता है, विजन क्या है, विजन एंड मिशन। अब एक एक पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम लिखते रहे, लिखने में क्या है सब लिखते चले जाएंगे। अब पहले समझते जो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये पहले टॉपिक है, पहली हेडिंग होती है। अब हमें इसमें क्या क्या समझना है। जो फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी विशेषता के बारे में बात करती है। जैसे हर एक चीज़ की अपनी एक विशेषता होती है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कोई अपना एक टाइम टेबल सेट करेंगे कि हमें 5 घंटा पढ़ाई करना, 2 घंटे सोना है, 3 घंटे अपना टहलना। तो क्या करते हैं, अलग अलग अपनी एक पहचान बनाते अपने काम को लेकर के। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस की अपनी एक फीचर है, उसकी अपनी विशेषता है। क्या क्या बात ध्यान रखना है, प्रोडक्शन क्या करना है, किसके लिए करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये बारीकी चीज को क्या करता है, 7 पॉइंट में उसको समझाता है। कोरिलेशन क्या होगा प्रोडक्शन का, अगर मार्केट में कोई दूसरी कंपनी आती है, आप ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है, कोई कंपटीशन दूसरी कंपनी आ गई, तो उससे आप बचने के लिए क्या करेंगे, आपको अपने प्रोडक्शन पे क्या ध्यान देना, प्राइस पे क्या ध्यान देना, कस्टमर को कैसे आप जो है पकड़ के रखेंगे। पकड़ मतलब कि कस्टमर ऐसा ना हो कि आपसे नाराज होकर चला जाए, कस्टमर को बना के रखना। मार्केट में जब आप उतरेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, बारीकी चीज को अध्ययन करना है। ये जो है 7 पॉइंट की बात करता है। अब इसमें कुछ ज़्यादा डीपली सोचने की बात नहीं है, ये बहुत कठिन चीज़ें हैं। प्रोडक्शन क्या करना, प्राइस क्या रखना है, कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए, कोरिलेशन किस प्रकार का होना चाहिए, मार्केट में कैसे ध्यान रखना है। एक प्रकार से अगर देखा है बिजनेस का पूरा मार्केट कभी आएगा, कभी इकोनॉमिक्स आएगा, ये सब सारी चीज़ें क्या है इससे जुड़ी हुई होती है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट की बात, इसमें इंपॉर्टेंट वाली क्या क्या बात है। जैसे अब इसमें 6 पॉइंट की बात करता है, इंपॉर्टेंट पे क्या है, मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके कंपटीटर कोई दूसरा आ गया, तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे, आपको क्या प्रोडक्शन, वही सारी पॉइंट इसमें भी है, बस इसको थोड़ा सा एक मोटी मोटी बात को हाईलाइट कर देता है। ये पॉइंट ये 6 पॉइंट में इसको समझाता है, जो इंपॉर्टेंट वाली बात करता है कि प्रोडक्शन अगर करते हैं तो ठीक है, एरिया भी चेक करो। अब ऐसा प्रोडक्शन करो क्या लोगों के प्रति एक देश, जैसे होता देश में कुछ लोग खादी कपड़े पहनते हैं, खादी कपड़े पहनने से ऐसा लगेगा कि एक देश प्रेमी है, तो कुछ ऐसे आप एक आइडियोलॉजी डेवलपमेंट करो, कुछ ऐसी नई चीज क्रिएटिविटी करो और मार्केट में कुछ नया चीज करो। अब जैसे एक समय था पहले डीजल की गाड़ियां चलती थी, पेट्रोल की चलती थी, आज भी चलती हैं। अब देखिए तो आजकल बिजली की बन गई, बैटरी लगी, बढ़िया चल रही है, कोई पोल्यूशन नहीं। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट की बातों को, मेन पॉइंट को सोचना है और एडवांस लेवल में सोचना शुरू करना है। कंपटीटर जो भी होगा उसको भी ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट के जो रूल और रेगुलेटर, जो नए नए नियम बनते हैं, नए नए पॉलिसी बनती हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। ये सारी पॉइंट किस में कहा गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। अगला आता है जो इसको बोलते हैं माइसल, कहीं मिसल कहते हैं। इन्होंने क्या किया, 5 पॉइंट की बातें भी कहते हैं, वही सारी पॉइंट इन्होंने रखा कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कोई बिजनेस में लगातार चलते रहना चाहिए, सब्स्टिट्यूट्स होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूट्स क्या है, सपोज करिए आप मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस को अगर आगे बढ़ना है तो याद रखिएगा, आप अपना एक बिजनेस अगर चला भी रहे हैं तो उसके पैरेलल में, समानांतर में एक और कोई बिजनेस भी क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मतलब खड़ा कर देना चाहिए, चलाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट के साथ साथ एक और रेस्टोरेंट खोलो, फिर उससे जुड़ा हुआ मान लीजिए कोई कोचिंग खोल दो, उससे भी जुड़ा हुआ मान लीजिए कपड़े की दुकान कर दो। ये सब चीजें क्या है, ये उनकी मॉडल है कि सब्स्टिट्यूट्स क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन किस व्यू में होना चाहिए, कस्टमर को कैसे पकड़ के रखना, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन्होंने 5 पॉइंट में समझाया है, इनकी बातें बड़ी अच्छी है। एक होता है डेंजर लेवल, डेंजर मतलब कभी खतरे की घड़ी आ जाती है, बाढ़ आ गया, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गया, या इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया, मार्केट में पता चला इन्फ्लेशन ज़्यादा आ गया, पैसे की वैल्यू कम होने लग गई, तब कैसे अपने आप बिजनेस को बचाओगे। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में जीएसटी का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा,
कुछ लोगों का डिमोनेटाइजेशन का ज़्यादातर इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सब चीज़ें क्या है आपके लिए डेंजर जोन हो जाता है। इस हर पॉइंट को 5 भागों में वो समझा रखे हैं। अब सब्स्टिट्यूट्स वही है, अगर मान लीजिए आप पेप्सी का कोई मान लीजिए सेलिंग करते हैं, अब बगल में आपने पानी का भी रख लिया है, पेप्सी की बिक्री नहीं हो, चलो पानी की बिक्री हो गई, पानी की बिक्री नहीं, चलो पेप्सी की बिक्री हो गई। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स भी रखना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से जुड़ी हुई वस्तु अपना बेचना शुरू करो। अगर मान लीजिए आप पेन बेच रहे हैं तो इंक भी बेचना शुरू करो, क्योंकि पेन में इंक रहेगा तभी चलेगा। ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा, मान लीजिए आपके पास कोई व्हीकल है, 4 व्हीलर या 2 व्हीकल, अगर व्हीकल है तो उसके साथ में अपना एक पेट्रोल टंकी भी खोल दो। ये क्या करता है, एक एक मॉडल को समझा रखा है कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट की बारीकी चीज को समझना है। अगला पॉइंट होता है विजन और मिशन क्या होता है। विजन जो होता है ये दूर के लिए हम सोचते हैं, और मिशन क्या होता है प्रतिदिन जो हमारा टारगेट होता है। जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करना है या प्रोफेसर की तैयारी करना, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो हर दिन उसका एक टारगेट होता है। टारगेट क्या होता है कि आज टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, 3 टॉपिक को आज क्या करेंगे, 5 घंटे तक पढ़ाई करेंगे। जो 5 घंटे पढ़ के कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं मिशन। और जो उसका विजन क्या होता है, एग्जाम क्वालिफाई करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो मिशन हर दिन होता है और विजन लॉन्ग टर्म एक विजन लेके चला जाता है, इसको पूरा करना है। अगर आप 6 मंथ लगातार पढ़ाई करेंगे, प्रतिदिन जो आप पढ़ाई करेंगे वो आपका मिशन होता चला जाएगा। लेकिन जैसे आप 6 मंथ बाद आप कंप्लीट करेंगे, आपका विजन कंप्लीट हो गया, आपका विजन, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य प्राप्त हो गया। ये पॉइंट इसकी बात करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद जब ये पूरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, पहले शुरुआती में बेसिक पॉइंट जब बात कर लेता है, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा हम इसी में ही, अब दूसरा जो आपका पॉइंट आएगा उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसमें जो दिया है ये कितने प्रकार में इसको बांटा गया है, इसके बेसिक क्या क्या अलग अलग क्राइटेरिया है, इसको समझते हैं। इसको अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है इसमें इंटरनल, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। अब ये क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। एक्सटर्नल में 2 पॉइंट आता है, माइक्रो और मैक्रो, सूक्ष्म, लघु, दीर्घ जो बोलते हैं इसको। ये जो है लघु है, ये दीर्घ है, अर्थात अब इन पॉइंट को पहले समझते हैं क्या है। अब टाइप्स ऑफ जब बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, शुरुआत जो इंटरनल की बात करते हैं, आंतरिक व्यू में बात करते हैं। जैसे आप अपने घर में बैठे हो, आपके घर की कोई बात हो रही है कि छोटे बच्चों को स्कूल ले जाना है, छोटे बच्चों के लिए नाश्ते की व्यवस्था कौन करेगा, बूढ़ों जो बुजुर्ग लोग हो गए उनको देख रेख कौन करेगा, घर में बच्चों की फीस की व्यवस्था कौन करेगा, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये होती है आपकी इंटरनल। और जब एक लार्ज लेवल में देखा जाता है, अब अपने घर से निकलते हैं कि अपने रिश्तेदार से कैसे रिश्ते बनाना है, एक बिजनेस में कैसे दूसरे बिजनेस व्यक्ति के साथ कैसे अपने व्यवसाय को भी देखना है। घर से जैसे आप बाहर होते हैं तो एक एक्सटर्नल व्यू में आप देखते हैं, और घर के अंदर जो सारी चीजें आप मिलते हैं, अपने भाई भतीजे, माँ बाप, चाचा ताऊ, ये होता है आपका इंटरनल। तो ठीक उसी प्रकार से बिजनेस की बात करता है, जब आप कोई चीज प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, मान लीजिए कोई आप प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो आप पहले क्या सोचेंगे, क्या करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, किसके लिए करना है, कितनी मात्रा में करना है, क्या प्राइस रखना है, प्रमोशन कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है। ये सारी जो बातें होती हैं ये आपकी इंटरनल की बात करता है, आंतरिक व्यू। और जब आपका प्रोडक्शन बन गया और मार्केट में आप ले करके आते हैं, ये हो जाता है आपका एक्सटर्नल।
गुड्स बन गया, आप मार्केट में जाते उसको बेचना शुरू कर देते हैं। जब बेचना शुरू क्या करेंगे, एक लार्ज लेवल मार्केट पकड़ेंगे। क्या यहाँ परफेक्ट कंपटीशन है, क्या मेरा मोनोपोली होगा, क्या मेरा ओलिगोपोली होगा। देखिए कभी आपको इकोनॉमिक्स यहाँ नजर आएगा, कभी आपका इंटरनेट, हर एक पॉइंट को इसमें समझाना पड़ेगा। तो जब आप एक इकाई पे अध्ययन करेंगे, छोटे लेवल में अपनी मार्केट खोलेंगे, तो माइक्रो व्यू में बात करेगा कि छोटे लेवल, मान लीजिए आप देखते होंगे कभी कभार, आप मान लीजिए आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो। गांव में अगर मान लीजिए कोई एक डॉक्टर होगा, तो एक प्रकार से उसका क्या है, सूक्ष्म है, लेकिन वो मोनोपोली में आएगा। और मोनोपोली जब होगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो उस वे में क्या हम अध्ययन करेंगे, उसका यही होगा, उस पूरे एरिया का एक ही डॉक्टर है, उस अपने मनमाने हिसाब से प्राइस रखेगा, अपने हिसाब से ही सब कुछ व्यवस्था बनाएगा। लेकिन जैसे एक लार्ज लेवल में आप मार्केट में उतरेंगे, सेलिंग करना शुरू कर देंगे एक्सटर्नल व्यू में, तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर एक्स वाई जेड दुनिया, हर एक मार्केट, यहाँ मार्केट भी है और सेलर भी हैं। तो यहाँ को क्या करना है, तो लार्ज लेवल में सोचना शुरू कर देंगे। तो ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, क्या उत्पादन करना, कैसे करना, कितना करना, ये आप इंटरनल सोचते हैं। और जब इस चीज़ को लार्ज लेवल में आप उतरते हैं, तो लार्ज लेवल में भी 2 पॉइंट होता है, एक माइक्रो एक मैक्रो। ये भी पॉइंट को याद रखना है। जब एक इकाई की अध्ययन करते हैं, छोटे लेवल में बात करेंगे तो माइक्रो, और जब यहाँ कंपटीटर और भी ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे तो आपको हो जाएगा माइक्रो। बस एक समझे तरीके चीज़ें दोस्तों समझते हैं, पेपर में जो पूछा जाता है, बस आप अपना माइंड को एनालिटिकल बनाइए, एनालिसिस करिए, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ को एक कनेक्टिविटी करिए, जोड़ना सीखिए। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका शुरू हो जाता है, उसके बाद इससे पूछा स्टेटमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स या बिजनेस इन्वायरमेंट, स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट या सिस्टम, ऐसा लिख देते हैं, सिस्टम बोलते हैं उसको, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक को बांटा गया है, इसकी एक विशेष प्रकार की इसकी सिस्टम है, एक टाइप्स इसमें भी है, इकोनॉमिक्स की बात करता है। देखिए अब इकोनॉमिक्स में इसमें क्या है, आपका आएगा 4 प्रकार की इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे इसमें। कौन कौन, सोशियोलिज्म, पहला है सोशियोलिज्म, दूसरा कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, तीसरा मिक्स्ड, और चौथा आपका कम्युनिज्म, कम्युनिज्म। ये 4 भागों में इसको बांटा गया है, एक एक करके समझते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा 11th 12th में, ये सारी चीजें आपको पढ़े होंगे, याद रखा होगा। सोशियोलिज्म क्या होता है, सोशियोलिज्म कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो पहले जो सोवियत संघ था, तो रूस नाम उसका हो गया, वहां से कॉन्सेप्ट लिया गया था, जो समाज को क्या करता है, यहाँ पर क्या होता है, हर एक व्यक्ति के बारे में, समाज के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए जो सोचता है। आप देखते होंगे भारत सरकार जो होती है, भारत क्या है, एक अगर पूछा जाए भारत की इकोनॉमिक्स कैसी है, तो आपको याद रखना भारत की इकोनॉमिक्स मिक्स्ड है। क्या मिक्स्ड है, यहाँ पर सोशलिज्म की भी बात होती है और कैपिटलिज्म की बात होती है, पूंजीपतियों की भी बात होती है, और सामाजिक आधार पर पब्लिक की भी बात होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सोशियोलिज्म इकोनॉमिक्स क्या होती है, यहाँ पर वेलफेयर की बात होती है, कल्याणकारी की बात करता है। कौन करता है, सरकार करता है, अर्थात गवर्नमेंट करता है, जो अपने समाज अपने देश के लिए नई से नई योजनाएं लाता है। जिससे आपने सुने होंगे भारत 1947 के बाद जब 5 ईयर प्लानिंग लाया गया, 1951 से शुरुआत हुआ, हर 5 साल तक इसकी प्लानिंग किया जाता था। 5 साल कभी एजुकेशन पे, 5 साल कभी एग्रीकल्चर पे, 5 साल फिर उसके बाद हॉस्पिटल पे, 5 साल आपका इन्वेस्टमेंट पे, 5 साल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे, 5 साल फिर उसके बाद गरीबी पे। ये बेसिक चीज 5-5 साल तक का टारगेट रखता था। ये कौन करता है, गवर्नमेंट करता है।
क्यों करता है? अपने समाज को, अपने देश को बेहतर करना है। तो जहां पर सरकार सोचती है अपने समाज को बेहतर के लिए, उसको बोलते हैं सोशियलिज्म इकोनॉमिक्स। दूसरा होता कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स वो होती है जहां पर पूंजीपति लोगों की बात होती है, ये प्राइवेट सेक्टर की बात होती है, प्राइवेट। और ये जो था ये गवर्नमेंट की बात करते। प्राइवेट क्या होती है? अब जैसे सपोज करिए भारत की इकोनॉमिक्स जो कि दोनों है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म तो बाद में 1991 में आया, न तो उससे पहले एलपीजी कॉन्सेप्ट जब नहीं था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उससे पहले सोशलिज्म के ही बारे में सोची जाती थी। बाद में जो है कैपिटलिज्म लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, हमें भी आगे बढ़ना है, तकनीकी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना है, हमें अपनी एजुकेशन को बेहतर करना है, ना कि कूप मंडूका की तरह लोगों को बना के रखना है। इसीलिए कैपिटलिज्म के बारे में सोचा गया। और जब तक कैपिटलिज्म नहीं आएगा, आज का दौर देखिए, प्राइवेट ज़्यादातर क्या हुआ, सेक्टर बढ़ाया गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया। लोग अगर पहले क्या था, सरकारी 100% होती थी, इसीलिए पुराने ज़माने में लोग कहते नहीं थे कि अरे भाई मेरे दादा को तो पकड़ के लेके जाते थे और कहते आ जाओ फौज में भर्ती हो जाओ। वो बोले उन्होंने टेलीफोन का जो गड्ढे खोद दिए, तार डाल दिए, सरकारी नौकरी पा गए। उस वक्त क्या था, 90 से पहले आप चले जाइए 80-70 में लोग पकड़ पकड़ के नौकरियां मिलती थी। आज क्या हो गया, आप सरकारी में कोई क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि अब क्या कर दिया गया, 50% आपका सरकारी और 50% आपका प्राइवेट। अभी आपने सुने होंगे नीट का जो एग्जाम हुआ था, उसमें 50% कोटा होता है प्राइवेट का, 50% होता है सरकारी का। तो प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां पर खुद से पैसा लगाना पड़ता है। सरकारी में क्या होता है, सरकार सारी चीजें वेलफेयर के रूप में काम करती है। यही से लोगों क्या है, प्राइवेट वाले सोचे कि जो अच्छे पैसे वाले कि क्यों भैया हम 5 करोड़ 6 करोड़ लगाएंगे, इससे बढ़िया हम सरकारी में क्यों ना अपना, यहाँ से ही करप्शन होना शुरू हो जाता। बाकी मुद्दा अलग है, हमें पहले समझना है कि सोशलिज्म तो समझ में आ गया, कैपिटलिज्म मतलब इकोनॉमिक्स प्राइवेट सेक्टर की बात करता है, यहाँ पर पूंजीपतियों की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जो पूंजीपति लोग होते हैं, उद्योग जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बात करती है। अमेरिका अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कैपिटलिज्म के बारे में सोचता है। वो ये इसीलिए सोचता है वहाँ, इसीलिए लोग कहते हैं कि सरकारी कोई नहीं है, वहाँ सरकार एक है और पूरा जितनी संपत्ति है प्राइवेट इसीलिए देता है। आप इन्वेस्टमेंट करिए, आगे बढ़िए, जो टैक्स है आप हमें देते रहिए। और दूसरी चीज़ वहाँ आबादी भी कम है, 30 करोड़ आबादी है। भारत जैसे देश को 150 करोड़ आबादी, अब तो हाँ 150 करोड़ आबादी हो गई है। तो ये भारत के लिए तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि भाई इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पर 30 करोड़ सोचिए, उतने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश ही काफ़ी है। लेकिन हमें क्या करना, सोशलिज्म कैपिटलिज्म मतलब क्या था कि सरकार इनके बारे में सोचती है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में सोचती है। लेकिन भारत ने सोचा क्यों ना 1991 के बाद दोनों को जोड़ दिया गया। क्या बना दिया गया, एलपीजी कॉन्सेप्ट से जोड़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कि भाई उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण, सब लोग जुड़ जाओ और व्यवसाय करो, कोई बात नहीं। ये भी एक अच्छी व्यवस्था है, सरकार भी क्या करे। किसी व्यक्ति का सरकारी नौकरी जब लग जाती है तो भी लगता है बस अब तो लाइफ फिक्स हो गया है, सैलरी तो मिलेगा ही, अब करने क्या है, पावर आ गया। अरे वो आपको पावर दिया गया होता है, अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है उस पावर से अपनी सेफ्टी करने के लिए, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उससे आप बचाव करने के लिए। अब लोगों को लगता नहीं पावर मिल गया तब पूरे गांव कब्जा करूंगा, पूरे लोग शहर में हिला कर रखूंगा। अभी मानसिकता अपनी दूर रखिए, क्योंकि आजकल पैसे की पावर है, ठीक है, जिसके पास मनी है वही खरीदेगा हनी। तो अब देखिए सोशलिज्म कैपिटलिज्म दोनों मिलाकर भारत ने बना दिया मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। कभी का क्वेश्चन पूछता है भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। अगला पॉइंट हम बात करते हैं कम्युनिज्म। चाइना में अगर देखा जाए तो कम्युनिज्म चलता है। यहाँ क्या बात कहता है कि भाई यहाँ पर ना तो सरकार किसी के लिए ज़्यादा सोचेगी ना कम सोचेगी, वोट डालने का राइट ठीक है, लेकिन ये कहती है हर एक व्यक्ति बराबर है। ये मार्क्सिज्म की बात होती है। अगर देखा जाए तो यहाँ से कॉन्सेप्ट उठता है
ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्ति अमीर हो और कुछ व्यक्ति गरीब हो, हर व्यक्ति बराबर है। अगर मान लीजिए मैं कोई अपना कोचिंग या संस्था चलाता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे यहाँ जो काम करने वाले वो गरीब रहेंगे, मैं अमीर बनूँ। हमारा भी जितने का शेयर है उतना ही शेयर उनका भी होना चाहिए। 10 रुपये मेरा है तो 10 ही रुपये उनका भी होना चाहिए। कंपनी का मैं ओनर होने के नाते ये नहीं कहूँगा मेरा सब कुछ है। चाइना में यही चलता है कि आपको क्या करना है, हर व्यक्ति बराबर है, कोई व्यक्ति अमीर गरीब नहीं, सब इक्वल है और सबको बराबर का मौका है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बोलेगा नहीं तुम्हें पढ़ने का अधिकार मिल गया, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं। सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको रोजगार करने का अधिकार है, सब कुछ बराबर का, ये इक्वल की बात करता है। इसीलिए अगर भारत में इस चीज़ को भी कर दिया जाए कुछ दिन के लिए तो लोग कहेंगे गलत है। क्यों कहेंगे, ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लेकिन वो डेमोक्रेसी ही कहाँ आजकल दिखने को मिलती है। आज भी अब कुछ भारत में क्यों इतनी ज़्यादा लोग कहते हैं डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने के लिए थोड़ी है। डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति का अधिकार है, हर एक व्यक्ति के अधिकार को सुनना चाहिए, उसका राइट है, बोलने का अधिकार, सुनने का अधिकार, सरकार से कुछ बात कहने का, सरकार को भी उनकी बात अच्छे तरीके से सुनना चाहिए। लेकिन इसीलिए अब डेमोक्रेसी जो कहते हैं खतरे में क्यों हो गया, जब लोगों की बात नहीं सुनी जाती, लोगों के हित की कल्याण की बात नहीं होती है, तब डेमोक्रेसी अनबैलेंस होने लगती है। लेकिन चाइना में क्या यही एक चीज़ है, यहाँ पर एक व्यक्ति का रूल होगा तो सबके लिए बराबर सोचेगा। अगर अच्छा भी सोचेगा तो अच्छे आउटपुट करेंगे, गलत सोचेगा गलत ही चले जाएंगे। अब कभी कभी पूछते हैं कि कम्युनिज्म इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट क्या देश को आगे बढ़ा सकता है। आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए चाइना कैसे आगे बढ़ गया। इसके पीछे अगर इसको देखा जाए तो भारत अगर आज़ाद हुआ था 1947 में, चाइना 1948 में, ऐसे आप सोच लीजिए आज चाइना कहाँ, भारत कहाँ है। क्योंकि भारत की जो स्थिति, लोग कहते हैं 200 साल अंग्रेज गुलाम बनाए, चाइना को 1400 साल तक लोगों ने गुलाम बनाया था। आप सोचो, आपके 200 साल में आपकी हालत इतनी, और ये 1400 साल तक गुलाम बैठा था। उसके बाद दुनिया को पीछे करके आगे कैसे निकल गया? क्योंकि जब उनके अच्छे लीडर, अच्छे विजनरी, दूरदर्शी लोग मिलते हैं तो देश आगे ही तरक्की करता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा भटक जाएंगे लेकिन बता भी देते, थोड़ा एडवांस लेवल सुन लीजिए, काम की चीज़ है। चाइना में माओ जेडोंग, चियांग काई सेतु दो व्यक्ति थे। माओ जेडोंग, चियांग काई सेतु और एक थे डेनजोंग। 3 लोग की नाम आता है। लेकिन उसमें जो माओ जेडोंग थे उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, एक फ्रेम बनाते हैं, वो भी चाहते देश को आगे करे, तरक्की करे, बट उनका उतना बेसिक चीज़ नहीं आगे बढ़ पाता। सबसे ज़्यादा जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे डेनजोंग ने। डेनजोंग ने उन्होंने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या दिया, इन्होंने क्या बोला, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हर एक व्यक्ति पहले कंपलसरी करो एजुकेशन, 12th तक हर व्यक्ति पढ़ा हो। लेकिन वो पढ़ाई के ये मकसद नहीं है सिर्फ पढ़ाई किया, पढ़ाई का अनुभव भी समझे, पढ़ाई को अपने जीवन भी प्रैक्टिकल समझे। उनके यहाँ क्या किया गया, जब पढ़ाई करके निकल गए तो उसके बाद बोला अब हर एक व्यक्ति को जिसमें जो इंटरेस्ट है वो अपने फील्ड में वो रिसर्च करे, अपने फील्ड में वो रिसर्च करे। अगर मान लीजिए आप खेती करते हैं तो खेती में आप रिसर्च करिए कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी उत्पादन हो सकती है। तो आप सोचो एग्रीकल्चर अच्छा विकास करेगा कि नहीं करेगा। कोई साइंस फील्ड में है, भाई अगर रेडियो एक्टिव तत्व है उसकी अच्छी खोज करो, इससे कितनी बिजली बनाई जा सकती है, कोई इस पे रिसर्च करने लग गया। अगला बोला कि भाई आप एक काम करिए एनर्जी पे रिसर्च करिए। फिर अगला बोला एक काम करिए लोगों के हेल्थ पे रिसर्च करिए। तो सोचिए उन्होंने क्या कर दिया, उस अपने जो एजुकेशन दिया लोगों को एक काम दे दिया कि आप कुछ बेहतर करके इस देश को दो। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसर्चर हो गए और सबसे नई से नई चीज़ खोज की। अभी एग्जाम्पल आप ले लो, भारत की बात करते हैं, जो लोग मोबाइल बनाते हैं 8वीं 10वीं पढ़े लिखे होते हैं, उनसे आप चले जाओ मोबाइल आप दे दो, भैया मेरी मोबाइल खराब हो गई इसको बना के कब दोगे, बोलेंगे परसों ले लेना, अभी है नहीं। अच्छा ठीक, चाइना में आप 100 मोबाइल लेके जाओ, अभी दे के जाओ, बोलेंगे काम करो 2 घंटे बाद सब लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि उनको स्किल्ड बना दिया गया, उस काम में उनको एक निपुण कर दिया गया, वो सीख लिए। यही चीज़ डेनजोंग ने किया
लोगों को शिक्षित भी किया और उनको रोजगार हेतु बनाया, उनको स्किल्ड बना दिया गया। भारत से ज़्यादा उसकी आबादी थी, जनसंख्या, लेकिन आज देखा अब भारत से ज़्यादा उसके पास उतनी उपजाऊ जमीन नहीं है, लेकिन उपजाऊ जमीन भी बना लिया, एग्रीकल्चर को भी मजबूत कर लिया। आप देखते होंगे छोटे छोटे उसके रील्स आते हैं, आप देखते होंगे कोई आती है बोलती है इसमें आम तो है, इसमें बीज नहीं है, क्यों है? वो उनकी रिसर्च है। गन्ने आप देखिए, ऐसा लगेगा कम से कम 30-30 फीट का, और उसको आप ऐसे तोड़ते होंगे रस निकल जाता है, क्या है? वो रिसर्च का ही देन है। तो भारत में क्या है, रिसर्च तो कभी होगा नहीं। अगर होना भी चाहेगा यहाँ तो पेपर पेंसिल हो जाएगा, तो पेपर जल्दी नहीं कराएंगे, तो कैसे तरक्की हो? खाली बस बोलने के लिए नहीं होगा। तो ये इसीलिए जो कहते हैं चाइना आगे बढ़ गया, आज 19 ट्रिलियन, कहीं कहीं 19 ट्रिलियन, बताइए 19 ट्रिलियन पहुंचने वाला इकोनॉमिक्स इसकी, 19 करीब है ये। और भारत अभी 5 ट्रिलियन कॉन्सेप्ट देख रहा है, हम तो कहेंगे चाइना के पीछे। अरे आप अपना घर बढ़िया चला लो, यही बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो व्यवस्था चल रही है। गुस्सा इसी बात पे आता है दोस्त, देश में रहने की वजह से सोचना पड़ता है हम पढ़े लिखे लोगों क्यों बेरोजगार हो, क्योंकि उनको कभी स्किल्ड बनाया नहीं गया है। अच्छा चलिए, तो मुद्दा अलग हो जाएगा। चियांग काय सेतु, डेंग जोंग, माओ जेडोंग, उनकी अलग कॉन्सेप्ट थी, तो इसीलिए वो चाइना अपने आप को क्या कर लिया, आगे कर लिया और सभी को बराबर कर दिया, इसलिए वो आगे है। अब लोग कहेंगे अरे वहाँ पे लोग बात नहीं सुनी, अरे भाई भर पेट बढ़िया खाना खाते, अपनी पढ़ाई करते, तरक्की करते, आगे बढ़ रहे, और क्या चाहिए तुम्हें? डेमोक्रेसी मिल गया, सिर्फ वोट डालने थोड़ी 5 किलो राशन और चावल मर रहे थे। 100 रुपये का आपको गेहूँ दिया जा रहा है और 1100 रुपये का आप गैस सिलेंडर मिल रहा है, क्या है आपको फायदा मिला भाई? आपको लगा देश तरक्की कर रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। लोकतंत्र आजकल बेवकूफ़ बना है। आइए अगला पॉइंट हम बात करते हैं, काफ़ी मुद्दे पे हम चले गए। सिस्टम, ये जो पूरा है सिस्टम इकोनॉमिक्स, अगला पॉइंट हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के बाद अगला पॉइंट आपका है इकोनॉमिक्स पॉलिसी। इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या होती है? अब इकोनॉमिक्स पॉलिसी आती है आपकी पॉलिसी, यहां पर इसको ध्यान रखना। आपने पढ़ा होगा रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, लाफर कर्व क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है। ये क्या करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये पॉइंट नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा फिस्कल पॉलिसी, तीसरा रेवेन्यू पॉलिसी, लाफर कर्व, फिलिप्स कर्व, ये बेसिक जो पॉइंट है। बजट इसमें आप और पढ़ते होंगे। ये आपका क्या होता है, पॉलिसी की बात करता है। अब सुनिए, एक एक पॉइंट की बात करते हैं। पहला मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे को उसकी एक नीतियां बनाई जाती है। मॉनेटरी कैसे पैसा चलेगा, कैसे फंक्शन करेगा, पैसे क्या रेट होना चाहिए, आरबीआई कैसे इन्वॉल्व होगी, क्या रेपो रेट होगा, क्या रिवर्स रेपो रेट होगा, बैंक रेट क्या रखेगी, एसएलआर क्या होगा, और मॉनेटरी में कैसे इसकी मार्केटिंग की जाएगी, M1 मनी क्या होगा, M2 मनी क्या होगा, M3 मनी क्या होगा। एक दोस्तों एक समरी तरीके से बात कर रहे हैं, पूरा डीपली जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। M1 मनी क्या हो गया, M2 मनी क्या हो गया, M3 मनी क्या है, M4 मनी क्या है, सारे पॉइंट आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझना है। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषी, सरकार के पास कितना पैसा आया है, राजकोष कितना, उसके पास भंडार क्या है। जब आप देखते होंगे धन विधेयक, वित्त विधेयक बनाया जाता है आकस्मिक के लिए, आर्टिकल 110 बोलते हैं 1101, तो उसमें क्या होता है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, गवर्नमेंट कितना पैसा रखेगी, बाढ़ के लिए क्या पैसा रखना चाहिए, राहत कोष के लिए क्या पैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, उस पैसे से कितना आगे इन्वेस्टमेंट करना है,
फिर उसी के आधार पे रेवेन्यू पॉलिसी बनती है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा। पैसा आने का बेसिक सोर्स क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू, और एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू। अब ये दोनों क्या होता है, पैसे कहाँ से आते हैं। कैपिटल मीन्स जो आपकी पूंजी होती है, बिल्डिंग है, प्लांट है, रोड है, ब्रिज है, सरकार उस पर टैक्स लगाती है, उससे जो पैसा आता है। रेवेन्यू रिसीव क्या होता है, रेवेन्यू जो सरकार के पास इनकम है, जो भी है टैक्स लगाती है। जैसे मान लीजिए किसी को सैलरी दे रही है तो सैलरी पे टैक्स लगता है, ठीक, तो वहाँ से पैसा आ गया सरकार के पास। सैलरी हो गया, वहाँ से पैसा आ गया। एडवर्टीजमेंट कर दिया, वहाँ से पैसा आ गया। तो ये पॉइंट होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी समझना क्या है, रेवेन्यू पॉलिसी क्या है और बजट क्या है। बजट में क्या होता है दोस्तों, वही चीज़ है, एक साइड आपका एक्सपेंसेस होगा, एक साइड आपका रेवेन्यू होगा। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा, तो बजट घाटे में होगा। एक्सपेंसेस अगर कम होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा, तो आपका प्रॉफिट में होगा। लेकिन बजट के ऊपर एक बात कहेंगे दोस्तों, बजट जो बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, हर साल बजट आप भी अपनी बजट बनाते होंगे, हर मंथ, हर वीकली, हर 6 मंथ। ये क्या है बजट का काम, भाई आपके पास कितना पैसा आया, उस पैसे कहाँ कहाँ खर्च करना है। पढ़ाई पे कितना खर्च करना है, अपने छोटे मोटे जो आप कभी का लाइफ में दुख है, बीमारियां, उस पर पैसे के लिए आप बचा कर रखना पड़ता है आकस्मिक समय के लिए। कुछ नई चीज़, एडवांस चीज़ें मार्केट में आती हैं तो उसको खरीदने के लिए तो आप बजट बनाते हैं। अगर आपकी बजट मान लीजिए आपने बनाया 10,000, खर्चा आपने कर दिया 9,000, 1,000 रुपये आपके पास बच गया। लेकिन सरकार की बीमा अगर देखा जाए, कहते हैं अगर बजट घाटे में है तो कहते हैं देश के लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर बजट प्रॉफिट में है तो कहते हैं देश के लिए ठीक नहीं है। आप सोचो ये क्या बात है, ये बात इसलिए है क्योंकि अगर सरकार अपना मान लीजिए 10,000 का बजट बना, 10 के बजाय और भी कहीं सुधार लेकर के एडवांस ज़्यादा खर्च कर दिया 11,000, भले उधार लेके भी खर्च कर दिया, रोड बना रहे हैं। अब रोड बनाने के लिए मान लीजिए गवर्नमेंट बजट बनाई 10,000, लेकिन रोड और भी बनवाना पड़ गया, 11,000 खर्च हो गया। तो अगर वो रोड बन गया तो काम ही तो आएगा ना देश के लिए, लोग आएंगे जाएंगे, टोल टैक्स देंगे, तो देश के क्या हुआ, तरक्की हुआ। अगर पता चला 10,000 बजट था, 9,000 ही खर्च किए, तो रोड कम बना, 1,000 बचा लिए, वही 1,000 जो सरप्लस होगा वो क्या करेगा, करप्शन का काम करेगा। वही मार्केट में क्या करेगा, इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी आपके रुपए की वैल्यू घटेगी, और जब आपके रुपए की वैल्यू घटेगी तो देश में महंगाई आएगा, और जब महंगाई आएगा तो लोग आपके देश में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। एक कड़ी से 2 कड़ी, 3 कड़ी, कई कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको कोरिलेशन करके पढ़ो। उसी हिसाब से 2-3 डायग्राम बनाया जाता है। फिलिप्स कर्व क्या, लाफर कर्व क्या कहता है। एक बोलता है अगर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार अगर दिया जाता है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, ऐसे बात करते हैं। अगर मान लीजिए डायग्राम बनाते हैं ऐसे, इसके पैरेलल होता है। अगर रोजगार, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाया तो रोजगार भी बढ़ा, और बढ़ाएंगे, जैसे और बढ़ाएंगे तो इसके समानांतर और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार भी बढ़ता चला जाएगा, तो देश तरक्की करेगा। ये डायग्राम जो दिए होते हैं इसी तरीके से समझाने के लिए इसको बनाया गया है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या बात करते हैं, आपका आता है रूल ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में अगला पॉइंट है आपका रूल ऑफ गवर्नमेंट मेंट। अभी गवर्नमेंट, सरकार का क्या रूल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर सरकार क्या करती है, सरकार के इसके बेसिक 4 पॉइंट की बात करते हैं। कौन कौन, पहला होता है रेगुलेटरी एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट। दूसरा आपका होता है प्रमोशन, तीसरा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, तीसरा होता है इंटरप्रेन्योर,
RIE एंटरप्रेन्योर। और चौथा आपका होता है प्लानिंग। ये 4 पॉइंट की बात क्या करता है सरकार, एक एक करके समझते हैं। रेगुलेटरिंग जो होती है, एक सरकार का एक रूल होता है, एक रेगुलेटरिंग होती है, मतलब गवर्नमेंट एक रूल बनाती है कि क्या टैक्स होना चाहिए, टैक्स का क्या सिस्टम होना चाहिए। जैसे जीएसटी आ गया, तो जीएसटी का जो बेसिक आधार आया, क्यों लाया गया, बोला गया कि बेसिक मान लीजिए पहले क्या था, ये पेन बनती है तो जहां पर बनती थी वो व्यक्ति अपने मनमानी टैक्स लगा लेता था, और दूसरे स्टेट में जब बिकते जाती तो और महंगा हो जाता, तीसरे में और महंगा, यहाँ अनबैलेंस की स्थिति होती थी। इसीलिए जीएसटी जब लाया गया इक्वल की बात करते हैं। जैसे आप मान लीजिए 18% टैक्स लगता है किसी वस्तु पे, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया भी आगे जाके जब लीगल आप एस्पेक्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पर चैप्टर में दिया गया जीएसटी का। तो क्या करती है गवर्नमेंट, जो टैक्स रूल लाती है उसको बनाती है, वो भी क्या करता है इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का बेसिक आधार पार्ट होता है। भाई आजकल लोग क्यों कहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं, भारत में जो है व्यापार करने लायक नहीं, यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, बचत कुछ नहीं है। बचत इसीलिए नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है आज बताते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट चीज़ें जो लाती है, लाती तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी क्या वो समाज आपको उतना डेवलप है, क्या लोगों के पास उतनी अच्छी अर्निंग है। जब अच्छी अर्निंग होगा तभी तो कोई टैक्स पे करेगा, तभी तो कोई परचेज करेगा। आज जो व्यक्ति है 300 रुपये 200 रुपये एक शर्ट पहनने वाला है, सबसे ज़्यादा मिडिल फैमिली के लोग हैं, 500-600 रुपये का, वो कहाँ से जाएंगे भैया ब्रांडेड की पहनेंगे, 8,000 की शर्ट पहनेंगे, 10,000 का पैंट पहनेंगे। जो व्यक्ति उस लेवल तक होगा वही खर्च करेगा। तो उस लेवल में आपको मिलेंगे भारत में ज़्यादा 3%। तो 3% लोग जो है क्या देश चला सकते हैं? 3% लोग खाली 3% की मदद कर सकते हैं। और जो कि भारत में अगर देखा जाए तो 90% जो लोग हैं ये क्या है, 90 में मान लीजिए 60% मिडिल ले लो, बाकी आपका 30% आपके लोअर आ गए, और बाकी ये 90 से 10% लोग जो रिच फैमिली, अपर फैमिली, ये अपर का ही मदद कर पाएगा, मिडिल के थोड़ी कर, मिडिल से ही पैसा वो ले लेगा। और लोअर क्या करेगा, लोअर तो भाई जो भी उसको मिल जाए वो खाली जिंदा है, ये क्या है बस जी रहा है। और ये जो मिडिल वाला जी नहीं रहे, पिस रहा है, न इधर का न उधर का, और अपर वाला तो अपनी जिंदगी बढ़िया जी रहा है। इसीलिए यहाँ भारत में अगर बात कर दे कम्युनिज्म इकोनॉमिक्स की तो लोग नाराज हो जाएंगे। कभी कल मांगता यही व्यवस्था होना चाहिए कि सब, अगर मान लीजिए इनके पास लाख भैया करोड़ों रुपये आपके पास हो गया है, चलो अच्छी बात है, आपने बिजनेस किया, इन्वेस्टमेंट किया, कमाया, लेकिन ये सैलरी कितना देते पहले ये इस चीज़ पे सोचिए। आपको उतनी सैलरी दिया जाता है, खाली घर चला लो, अपने बच्चों का फीस भर लो, अपने लिए खाने की व्यवस्था कर लो, और घर के किराया निकाल लो। यही चल रहा है आज के दौर में। इसीलिए देश के क्या है अनबैलेंस होती जा रही है अर्थव्यवस्था, इसीलिए लोग जो है परेशान होते हैं, इसीलिए डिप्रेशन में जाते हैं। घर गाड़ी सब किस्तों पे चल रही है, कारण यही है इनके पास तो पैसा ज़्यादा, लेकिन इनको उतना ही पैसा दिया जा रहा है सैलरी जितना इनका घर चले। लोअर वाला क्या है, ईंट पत्थर का बेचारा काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर आदमी है, 300 400 500 रुपया कमा लिया, अपना बस खाली जहाँ चाहे आज दिन में अपनी खिचड़ी बनाया, रोटी बनाया, खाया, चद्दर बिछाया, रोड किनारे सो गया, ये इसकी अपनी जिंदगी है। तो क्या ये देश तरक्की हो रहा है? देश तरक्की कभी नहीं हो रहा है। देश को पता क्या बना दिया गया है, वोट डालो शासन करो, आप वोट दो दूसरा शासन करेगा, बस। न यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ना स्किल इंडिया की ढंग से बात हो रही। क्या लोगों तक आज भी देखिए, ये जो बड़े बड़े 2 पति लोगों के पास पैसे खूब होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े संस्था तो खोल देंगे, और इन्हीं पैसों से फिर आप क्या करेंगे, आपके बच्चों से पढ़ने जाएंगे, उसके बाद मनमानी फीस वसूलेंगे। आप अपने बच्चों को, आप जो लोग पढ़ाते होंगे प्राइवेट में, उससे पूछो। मैं तो सरकारी में पढ़ा था, बहुत पुराने समय में सरकारी में पढ़ लिया, मेरा 2010 का कंप्लीट कर लिया एम.कॉम वगैरह, तो उस वक्त मैंने सरकारी में सब पढ़ाई की। 10 के बाद देख रहा हूँ काफ़ी पॉलिसी चेंज हो गई। अब ये जो चीज़ें चल रही है इसीलिए अनबैलेंस है, और इसी अनबैलेंस का नतीजा जो हो रहा है आज देश में, अगर देखा जाए कि सरकार जो पॉलिसी लाती है ठीक है, लेकिन इस पॉलिसी को भी प्राइवेट सेक्टर को भी ध्यान रखना है, पब्लिक को भी ध्यान में रखना है, ये पॉइंट कहना चाह रहा था। अगला बात होता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? अब जब कोई प्राइवेट कंपनी अच्छा काम करती है, आपने देखा होगा ICICI जो बैंक है, ICICI बैंक, ये क्या किया, बहुत अच्छा अपने आप को काम किया,
और अच्छी चीज़ है, काम किया तो देश को रोशन किया भाई। आज कोई कस्टमर, आप चले जाओ, मान लीजिए SBI बैंक में जाओ, SBI बैंक में जैसे आप जाओगे 10 मिनट बाद बोलेंगे, जैसे भीड़ ज़्यादा देखेंगे बोलेंगे सर्वर डाउन हो गया। बताइए, आप काम नहीं करोगे, जनता को परेशान करोगे, तो जनता क्या सोचेगी? इससे बढ़िया चलो प्राइवेट वाले में जाओ। प्राइवेट में अगर जाएगा तो आप फैसिलिटी अच्छा पाएगा, सर्विस भी अच्छा पाएगा, तो भाई उसी हिसाब से अपना वो पैसा भी वसूलेंगे। ये भी याद रखो। एंटरप्रेन्योर का, हाँ, तो इसी भी चीज़ों को दोनों को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकारी अगर आपको नौकरी मिल गई तो इसका मतलब आप दादा नहीं बन गए हो। आपको सिर्फ काम करो और पैसा लो, घर जाओ, ये नहीं है यहाँ बैठ के कुर्सी तोड़ो। ठीक है, तो ये प्रमोशन की बात क्या होता है कि अगर प्राइवेट कंपनी कोई अच्छा काम करती है तो सरकार उसको प्रोत्साहन करती है, उसको एक अप्रिसिएट करती है। ये चीज़ इसमें कहा गया है। एंटरप्रेन्योर क्या है? कभी कभार क्या होता है, सरकार खुद से उद्यमिता करती है, सरकार खुद नई नई योजनाएं लाती है, सरकार खुद इन्वेस्टमेंट करती है कि रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे नई चीज़ का इन्वेस्टमेंट किया जाए। जैसे आपने काफ़ी चीज़ें सुने होंगे, मेक इन इंडिया, स्किल ऑफ इंडिया, ये क्या था? एक प्रकार से वो एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा कि भाई लोन ले जाओ, पैसे ले जाओ, 50 लाख 30 लाख करोड़ों तक का लोन ले जाओ। लेकिन लोगों के भी डर है सरकार से लोन, तो अभी आप लेने चले जाओ बैंक में, तो बैंक से अभी आप कोई छोटे फैमिली की जाता है जब लोन लेने, तो वहाँ दुनिया भर की इंक्वायरी, आपके प्रॉपर्टी को दिखाओ, आप क्या करते हो, पहले आपके पास क्या था, कहेंगे आपके पास कुछ है नहीं तो आपको लोन कैसे दे दें। ये भी एक समस्या है। तो सरकार को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख 50 लाख का लोन ले तो उसको दे देना चाहिए। लोग वैसे ही देश में, पता चला पुराने हिस्ट्री उठा के देखो कितने लोग देश छोड़ के भागे, 1000 करोड़ 9000 करोड़ रुपया लेके चले गए, उन पर कोई इंक्वायरी नहीं है। और एक गांव कोई बुधाई व्यक्ति, छोटा गरीब व्यक्ति अगर पूछता है, साथ ज़्यादा नहीं, बस 5 लाख रुपया लोन दे दो और छोटा सा अपना कुछ छतरी उतरी बनाने का एक काम करते हैं, कुछ कारपेंटर की काम कर लेंगे, अपना रोजी रोटी चला लेंगे, तो उसको पैसे मांगने जाएगा तैसे उसको इस नज़र से देखेंगे जैसे वो टेररिस्ट हो। तो ये भी चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए, एंटरप्रेन्योर कराओ, लेकिन गरीब को भी ध्यान रखो, मिडिल को भी ध्यान रखो, तब ये देश तरक्की करेगा। अगला पॉइंट हम बात करते हैं प्लानिंग। कभी काल क्या होता है, प्लानिंग बनाया जाता है, योजना बनाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्लानिंग कमीशन, पहले क्या था, प्लानिंग ही कमीशन था, अब 2015 में उसका नाम चेंज करके नीति योजना नाम रख दिया गया है। अब प्लानिंग क्या होता था इसको बताते हैं। पहले होता था सेंट्रलाइजेशन, अब वो जो बन गया है डिसेंट्रलाइजेशन। इस पे बात करते हैं क्या है। देखिए, एक प्यारा भारत देश है, मैप के तरीके समझाना पर अच्छा से बनाते हैं दोस्तों। देश है अपना, देश मैप है, अच्छे से बनाएंगे। ये मैपिंग क्रिया कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो हमारा प्यारा भारत, ऐसे समझ, ठीक है, जो भी बन गया समझ लो। अब मान लीजिए दिल्ली है, अब दिल्ली क्या करती है, केंद्र है, प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। अब दिल्ली से अगर कोई योजना बनाई जाती है तो ये 5-5 साल तक का, 2015 से पहले 1947 से 1951 से लेकर के 2014 तक की हम बात करते हैं। ये जितनी योजनाएं चले सब 5 ईयर प्लानिंग चलती थी। ये जो 5 ईयर प्लानिंग चलती थी उसको बोलते थे सेंट्रलाइजेशन, अर्थात तो केंद्र से जो पॉलिसी बनती सबको ध्यान में रखती थी, भाई सबके पास पैसा बांटती थी। लेकिन ये कभी नहीं पूछती थी कि जैसे मान लीजिए अगर केरल, साउथ में केरल की बात करते हैं, बंगलोर की बात करते हैं, तमिल की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं, कभी इसने नहीं वहाँ पर जनगणना कराया कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किस रेशियो में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अगर इनकी पढ़ाई के लेवल देखा जाए, अगर 90% लोग पढ़े लिखे थे तो क्या इनको फिर से बार बार हर साल 5 साल तक लगातार वही पैसा देने की जरूरत है? हो सकता है इनको पढ़ाई के बजाय कोई फैक्ट्री, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी के बारे में, रोजगार के बारे में चाहिए था, हॉस्पिटल के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन ये नहीं चलता था।
5 साल अगर एजुकेशन पे चल रहा है तो सब स्टेट में 5 साल तक एजुकेशन पे बात चलता था। 5 साल अगर गरीबी पे बात चल रहा है तो 5 साल लगातार गरीबी पे चल रहा है। अब मान लीजिए हरियाणा, पंजाब ऑलरेडी, पश्चिम यूपी अपने आप को डेवलप कर लिए थे हरित क्रांति से। क्या उनको अब गरीबी के लिए योजना चाहिए? नहीं चाहिए था, लेकिन उनको भी मिल रहा है। कहने का मतलब एक क्या था, जब तक सेंट्रलाइजेशन डिसीजन लिया जाता था उसमें जिनको फायदे की जरूरत तो मिलता था, लेकिन कभी कभी जिनको भी फायदे की जरूरत नहीं है उनको जबरदस्ती बार बार मिल रहा है। तो ये सरकार जब आई, एनडीए गवर्नमेंट आई, इन्होंने क्या सोचा कि अब ये पॉलिसी जो है, प्लानिंग जो है, ये प्लानिंग कमीशन हटाओ, इसको बनाओ नीति योजना। बोले नीति क्या होगा? कहें इसको डिसेंट्रलाइजेशन करते, सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। अब दिल्ली से नहीं चलेगा, दिल्ली सिर्फ ये कहेंगे कि भाई आप अपनी समस्या बताओ। हर एक स्टेट को बोला गया, अगर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र है, इनको बोला गया आप लोग अपनी समस्या हमें खुद दो। आपको क्या चाहिए? कंपनी लगाना है, ठीक है। एजुकेशन पे बात करना है, ठीक है। तो सरकार उसके लिए क्या करेगा? वो पैसा देगा। तो उसी आधार पर क्या करेगा? वो पॉलिसी बनाएगा। उसको बोलते थे डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो प्लानिंग बात थी, ये पॉइंट करती है गवर्नमेंट। तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस से क्या पड़ता है? भाई जब स्टेट डेवलपमेंट करेगा, राज्य अपने आप विकास करेगा, गांव विकास करेगा, शहर विकास करेगा, तो लोगों को क्या होगा? बिजनेस करना आसान होगा, टैक्स के रूल को समझना आसान होगा। इसीलिए हमें ये पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट अब बात करते हैं। ये तो हो गया अब बिजनेस एनवायरनमेंट का अंतिम पॉइंट, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगला पॉइंट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसमें क्या क्या बात होती है? गवर्नमेंट की एक रूल है, वो भी एक पॉइंट को समझते हैं। अब भाई अगर आप बिजनेस करोगे तो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में भी तो सोचना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो है 1986 में लाया गया था। अब इसके अधीन अगर देखा, इसमें कई पॉइंट आता है। फेमा क्या है? ठीक। CSR क्या है? ठीक। सोशल एंड कल्चरल क्या है? सोशल एंड कल्चरल। और अंतिम जो पॉइंट है मशीनरी रेगुलेटिंग एक्ट। मशीनरी एक्ट ये क्या है? एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं फेमा क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1973 में पहले जब लाया गया था। फेमा 1973 में जब ये आया था, और इसमें क्या था, बहुत से रूल ऐसे थे, बहुत कठिन रूल थे कि क्योंकि देश आज़ाद हुआ, देश सोचता था कि भाई फिर से किसी प्राइवेट कंपनी को, विदेशी कोई कंपनी आती है तो हम उसको ज़्यादातर ये नहीं छूट देंगे, भाई आओ अपना बिजनेस करो, ये करो, नहीं फिर से पता चला कोई हमें गुलाम बना ले। तो सरकार इसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त एक एक्ट लाई। जो एक्ट था वो काफ़ी बहुत कठिन था। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि अब देश दुनिया में लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको बहुत एक सरल कर दिया गया। इन्होंने क्या किया, लगभग 1999 2000 समथिंग 1999 में लगभग इसको एक सिंपल कर दिया गया, एक बहुत चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया? इसको फेमा जो नाम दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बोला गया तब कोई अगर विदेशी आता है तो आए, एक्सचेंज करना चाहे करे भैया। अगर जैसे डॉलर, रुपया, बिजनेस का आपने पढ़े होंगे, एक्सचेंज हो रहा है। आपने मान लीजिए मुझे चावल दे रहे हैं, मैं आपको गेहूं दे दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दूसरा चीज इसमें क्या सोचना पड़ा, सबसे बारीकी चीज क्या होता था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या होता था। जैसे आप पढ़े होंगे फ्री एग्रीमेंट एक्ट उसको बोलते हैं, फॉरेन एग्रीमेंट एक्ट होता है। फ्री उसको बोलते हैं कि क्या होता था कि मैं आप पे टैक्स नहीं लगाऊंगा तो आप मुझ पे टैक्स ना लगाओ।
तो ये पॉइंट क्या कहता था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, कि अगर मान लीजिए भारत कहता है, भारत मान लीजिए कोई कहता है भाई मैं चावल बेचता हूँ, चाइना बोल दे भारत में बहुत चावल बेचूंगा, भारत चावल बहुत खरीदने लग जाए, तो यहाँ की किसान क्या सोचेगा, सरकार बाहर से चीज़ें खरीद रही है और हमारे यहाँ किसान जो बेचना चाहे तो बेच नहीं रही है, इसलिए एक्ट लाया गया। उसने क्या सोचा, हमें उस वस्तु को आयात करना है जो हमारे यहाँ ज़रूरत है, हमें अपने देश से उस वस्तु को निर्यात करना है जो दूसरे देश की ज़रूरत है। इसलिए एक्ट वही कहता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। क्या एक्सचेंज करना है, क्या लाना है, क्या देना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर उसके बाद एक्ट बनाया गया कि किस पे हमें टैरिफ बैरियर लगाना है, किस पे टैरिफ बैरियर नहीं लगाना है, ये भी ध्यान में रखा गया। ये सब पॉइंट है, इसको याद रखना दोस्तों। अगला हम पॉइंट बात करते हैं CSR। CSR क्या होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, तो उन पे क्या होता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे होता है कि 3% 4%, जो आपको 3% ऐसे कुछ करके है कि आपको पर्यावरण को ध्यान में रखना है, वातावरण को ध्यान में रखते हुए आपको टैक्स देना पड़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के बेहतर करने के लिए आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इसलिए बनाया गया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़े बड़े निगम कर होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां फैक्ट्रियां होती हैं, उस समाज को बेहतर को, इसलिए क्योंकि भाई अगर कोई फैक्ट्री लगता है तो धुआं निकलता है, पोल्यूशन बढ़ता है, तो ये जो पूरा आप कार्बन कर रहे हो, कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको खुद इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये पॉइंट होता है। अगला पॉइंट जो बात करते हैं ये है सोशल कल्चरल एक्ट। अब ये क्या है, अब सोशल कल्चरल एक्ट क्या है, अगर मान लीजिए बनारस की साड़ी बनती है तो बनारस की साड़ी बहुत मशहूर है, बनारस में पान बनता है बहुत मशहूर है, ठीक है, दाल भाटी चूरमा अगर राजस्थान बनता है बहुत मशहूर है। तो ये सो जो हर एक स्टेट की, हर एक राज्य की अपनी कोई प्रोडक्शन है, कोई खाने पीने की चीज़ है, तो ये कल्चर को भी, संस्कृति को अपनी पहचान बनाती है और जोड़ती है, दिखाती है। ये उसकी बात कहता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट में जैसे भरतनाट्यम हो रहा है, कुचिपुड़ी हो रहा है, कथक हो रहा है, ये क्या है, ये डांसिंग है, ये भी एक सोशल कल्चर की बात है, तो उनकी अपनी पहचान है। वो पहचान क्या है, अगर उससे जुड़ी हुई कोई वस्तु बेची जा रही है, कोई वस्तु खरीदी जा रही है, तो उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। तभी लोग कहते हैं भाई मेरी कल्चर है, मेरे कल्चर को खराब मत करो। आज जो मणिपुर में कुछ दंगा फसाद बेसिक चीज़ हुआ, कुछ ये भी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हैं हुती, तो उन लोग कहते हैं भाई ये जो हम लोग बीच में रहते हैं, हमारी एक कल्चर है, हम कृष्ण को मानते हैं, और नागा जो ऊपर साइड वो बोलते हैं नहीं हमारी कल्चर अलग है। तो कल्चर को भी लेकर के लड़ाई होती है कि आप हमारे कल्चर में आ जाएंगे तो हमारी संस्कृति खराब कर देंगे। तो इसको भी बचाव के लिए सरकार को सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला बात करते हैं मशीनरी एक्ट। क्या मशीनरी एक सिस्टम है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु आप खरीदते हैं, जैसे कोपा बोलते, COPA, कंज्यूमर ऑपरेशन प्रोटेक्शन एक्ट करके बोला जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसको बोलते हैं, ऑफ कंज्यूमर ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या है, 2019 में इसमें एक्ट जो है इसको काफ़ी संशोधन किया गया। अगर आप कोई वस्तु खरीदते हो, आपके मोबाइल, आप मान लीजिए कोई मोबाइल लाए और मोबाइल वो खराब हो गई, तो आपके लिए एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, भैया अगर ये वस्तु ठीक नहीं है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट पे जाइए, वहाँ पर कंज्यूमर केयर होता है, एक्ट है, वहाँ पर ग्राहक केंद्र है, वहाँ पर अपना क्या करिए, कंप्लेंट कराइए कि वस्तु ठीक नहीं है। तो पहला जो ये मशीनरी सिस्टम का होगा डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला में, तो ये जो जिला स्तर पे क्या होगा, आपकी सुनवाई किया जाएगा। और जिला में अगर सुनवाई नहीं होगा तो आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट, अर्थात स्टेट, कहाँ जाएंगे, स्टेट, ऐसे लिख देते हैं हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट आप जाते हैं, बताइए हाई कोर्ट में अगर नहीं हुआ तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है, एक मशीनरी, एक सिस्टम है, क्योंकि भाई हर एक व्यक्ति पैसा लगाया, उसके साथ करप्शन क्यों, कोई लाखों की गाड़ी खरीदता है, कोई इसको गलत तरीके से बोल दे, मॉडल बहुत अच्छा है लेकिन इंजन बहुत खराब हो गया, वो बेचारा 4 दिन चलाया, 5वें दिन इंजन सीज कर गया, तो बोलेंगे भाई आपने चलाया होगा, ये होगा वो होगा।
नहीं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को एक राहत मिलती है, एक सुरक्षा मिलती है। इसलिए देखते होंगे जब कोई वस्तु आप खरीदते हैं, लोग बोलते हैं क्या है कि भाई गारंटी नहीं है, वारंटी हो सकता है। आप कभी भी देखिएगा, कोई वस्तु आप खरीद के लाइएगा तो बोलेंगे गारंटी, नो गारंटी, ओनली वारंटी। वारंटी में क्या होता है, टूट गई फूट गई तो उसको बनवा के दे सकते हैं। गारंटी लेंगे फिर से हमें इसी के ही बराबर एक वस्तु फिर से देना पड़ेगा। अगर ऐसे करते रहेंगे तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। इसलिए पहले से ऑलरेडी उनका पूरा सिस्टम बना होता है। तो ये हमने सारी पॉइंट जो बात किया दोस्तों, ये था आपका बिजनेस इन्वायरमेंट की बात हो गया। अगला पॉइंट अब बात करते हैं, या कल करें आप लोग जो बोल दो, आज इतना ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, या तो आप लोग जो कह दो। चलिए बता ही देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, बैठे रहो आराम से सुनते रहो। ठीक है, आप कहीं मत जाना, आप हमारे दो ही लोग बहुत हो हमारे लिए। ठीक ठीक, चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। अब इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या पॉइंट है ये सुनिए। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे बीओपी क्या है, बीओपी क्या है, दूसरा एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, ये सब पॉइंट को याद रखें। एओए क्या है, साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, ठीक, WTO क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है। ठीक है, ये सारे पॉइंट को क्या करना, आपको याद करना है। ये सब पॉइंट क्या होती है आपकी बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करता है। अब इसमें एक एक पॉइंट समझते हैं। पहले समझते हैं बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बीओपी में जो होता है, हम इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें दो जो है लेजर बनाते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक, करेंट अकाउंट किस चीज की बात कहता है, इसमें जो आप करते हैं विजुअल एंड नॉन विजुअल गुड्स की बात, विजुअल नॉन विजुअल, नॉन विजुअल। अब विजुअल में जैसे आप करते हो गुड्स, क्या करते हो, कोई वस्तु आप क्या करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो क्या होता है गुड्स। आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये बेसिक चीज याद रखें। कैपिटल में क्या आता है, जैसे इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बात होती है, इसमें लॉन्ग टर्म की बात होती है, जिसमें आपका एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब एक पेज समझते पहले करंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या कहता है। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, जैसे बात करते हैं आपका, आप जब बिजनेस करते हैं तो एक होता है रेगुलेटरी चलता रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विजुअल गुड, नॉन विजुअल गुड्स। विजुअल गुड्स वो है जो आप दिखाई दे रहे, छोटी मोटी चीज़ें, आप मोबाइल का एक्सपोर्ट कर रहे, चावल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कपड़े का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लग्जरी गुड्स एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सब की क्या कर रहे हैं आप, निर्यात कर रहे हैं। अब फिर उधर से कोई बस उसी का फिर आयात भी करते हैं, निर्यात भी करेंगे, आयात भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट भी करेंगे। नॉन विजुअल गुड्स वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जो सेवा से जुड़े होते हैं, सर्विस से जुड़े होते हैं। जैसे आप डॉक्टर, भारत से कोई डॉक्टर अमेरिका में गया, इंजीनियर कोई अमेरिका में गया, कोई फॉरेन पॉलिसी बनाने वाला मेकर जाके अमेरिका में बैठ गया, भारत से एक अच्छा खासा टीचर, जैसे आप देखिए भारत के रघुराम राजन जी,
आजकल वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो लेक्चर देते हैं। अगर वही व्यक्ति हमारे भारत में लेक्चर देते, हमारे देश के लोग अच्छे स्किल्ड बनते, सीखते, देश के बारे में तरक्की करके सोचते। तो आज क्या हो गया, वो हमारे यहाँ से जो सर्विस के रूप में है, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर, आजकल कलेक्टर भी, कुछ लोग जब रिटायर हो तो बाद में वो भी चले जाते हैं, सेवा देते हैं अपना पैसा कमाने के लिए। इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ नॉन विजुअल जो है गुड्स होते हैं, अर्थात जो सर्विस है ये भी बाहर जाती है। आप जो बीपीओ वगैरह में जॉब करते हैं, देखते होंगे नाइट ड्यूटी, गुड़गांव नोएडा में लोग कॉल सेंटर पे जो काम करते हैं उसको भी बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो ये जो सर्विस होती है वो नॉन विजुअल गुड्स होता है, और वहाँ से अगर कोई चीज़ हमें सेवा मिलती है तो हमारे लिए इम्पोर्ट है। हमारे यहाँ से कोई सेवा अगर दी जाती है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे अगर 20 साल के लिए कोई आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर, रोड बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, मेट्रो लाइन लगा रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, बुलेट ट्रेन, आप मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी आती है, मान लीजिए जापान की कोई कंपनी आई, अब बोलती है कि मैं आपके देश में बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, पूरे भारत में सब चला। तो बोले कॉन्ट्रैक्ट कितने, बोले 20 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या हो गया आपका, एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या फायदा होगा भाई आपके देश में। अब जैसे दिल्ली में जब मेट्रो आई 2000 लगभग सन में आई थी, इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, चलना ही शुरू हो गया, तो उससे क्या फायदा हुआ। आज आपके देश में कितने लोग को आप देखिए रोजगार दे दिया, कोई टिकट काट रहा है, कोई मेट्रो चला रहा है, कोई मेट्रो का जो पार्ट यहाँ बन रहा है उस पर भी लोगों को रोजगार मिल गया, इंजीनियर जितने उनको भी रोजगार मिल गया। एक प्रकार से एफडीआई आने से काफ़ी हमारे पास स्किल भी सीखने को मिलती है और उसके पार्ट हमें बनाना सीखना मिलता है। एक प्रकार से देश में क्या होता है, एक तरक्की होती है। दूसरा होता है एफपीआई, क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या करता है दोस्तों, ये बहुत तेज और चालू है। अगर आपका शेयर मार्केट में पैसा बढ़ता है, शेयर मार्केट में पैसा अच्छा खासा बढ़ता है, तो ये क्या करेगा, पैसा इन्वेस्टमेंट कर देगा। और जैसे शेयर मार्केट आप में पैसा, मान लीजिए शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, ये पैसा विड्रॉ करके निकल लेता है। बट इसका काम सिर्फ होता है अपना प्रॉफिट सोचना। इन्वेस्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, और रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो बात होती है वो इन्वेस्टमेंट की बात, ये होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर मान लीजिए अनबैलेंस, अगर करंट अकाउंट प्रॉफिट है क्या ये ठीक है। इसका प्रॉफिट होने से हमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, अगर लॉस में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैपिटल का अगर लॉस हो गया तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट में होता है तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसे भाई, अगर आपके देश में एफडीआई अच्छा होगा, लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, लॉन्ग टर्म 20 साल 30 साल तक लोग बहुत तरक्की करेंगे। और करंट अकाउंट का घाटा होने से चाहिए तो हफ्ते में डाउन भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन इससे क्या होता है हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। इस चीज़ को याद रखना, इसके बढ़ने से देश बहुत तरक्की करता है, इसके बढ़ने घटने से ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है तो कैपिटल से। अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म आप कोई कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे क्यों ज़्यादा सोचते हैं भाई 5 साल तैयारी कर लिया, 4 साल तैयारी कर लिया, अभी कुछ बना नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने 5 लाख 10 लाख पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। उनके लिए क्या इम्पैक्ट करता है, कैपिटल है। और करंट में अब भाई एसएससी दिया, 6 महीने एग्जाम दिया, बैंक एग्जाम दिया, नहीं हुआ, कोई प्रभाव पड़ा नहीं। अगर पास हो गए तो प्रॉफिट। अब इसमें अगर आप मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कोचिंग खोल रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, प्रोफेसर बन गए, तो आपका तो बहुत लंबे समय तक आपका प्रॉफिट, और नहीं बनेंगे तो आपको बहुत लॉस होगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है दोस्तों। आज ए हो गया, ये भी हो गया, ए भी हो गया। अब पढ़ते AOA, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्या बात कहता है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसको सुनिए। WTO के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई वस्तु व्यापार करते हैं, एक देश से दूसरे देश में कोई वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं, तो यहाँ पर एक बनाया गया AOA, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या, इसमें लिखा गया है WTO के माध्यम से, WTO ये 1945 में ही ये सब संस्थाएं बनना शुरू होती हैं, क्योंकि उस वक्त सेकेंड वार जब समाप्त होता है तभी बनना सब शुरू होती हैं।
वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब सारी चीज़ें बनकर तैयार होती हैं। यहाँ पर एक एग्रीमेंट क्या बनाया गया, अगर भारत मान लीजिए चावल का एक्सपोर्ट करता है, अगर उस चावल में ज़्यादा केमिकल देखा जाएगा, पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, क्या अमेरिका खरीदेगा? उसको जांच करेगा, भाई केमिकल ज़्यादा है, हमारे यहाँ लोग खाएंगे तो कैंसर से मर जाएंगे, तो क्या करेगा, आपका चावल हटा देगा, बोलेगा नहीं चाहिए। अगर अमेरिका मान लीजिए कोई चावल गेहूँ आपको देता है, आप भी चेक करिए, ठीक नहीं है आप भी वापस कर दीजिए। तो ये क्या करता है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जितने भी जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे फूड हो, चाहे ग्रेन हो, कोई भी चीज़ हो, राइस हो, व्हीट हो, पल्स हो, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई होती है। इसमें क्या है, 3 कलर रखा गया, रेड जोन, ब्लू, येलो, इस तरीके से 3 जोन बनाया गया है। अभी क्या कहता है, अगर रेड का मतलब खतरा, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका वस्तु आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भाई हमें नहीं चाहिए, इसको करो कैंसिल। किसके अकॉर्डिंग एक्ट कौन बनाया है, WTO। अगर वस्तु अच्छी है, ठीक है, मिडिल पॉइंट, तो आप बेच सकते हो। ये लोग कहता है भाई और अच्छी है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेन पॉइंट यही बात कहता है, उसको किस जोन में किसको डालना। तभी कहते हैं कि आज भारत भी अपने देश के लिए, तरक्की के लिए कहता है कि भाई कम से कम जो आजकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कम करो, केमिकल का कम प्रयोग करो, ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक क्रॉप्स मतलब फसल उगाओ। इससे क्या होगा, देश के लोग भी जो वस्तु खाएंगे स्वस्थ रहेंगे, और दूसरे देश में हम जब बेचेंगे तो अच्छी हमें डॉलर और इनकम अच्छी प्राप्त होगी। ये पॉइंट इसीलिए रखा गया। साफ्टा, नाफ्टा क्या है, साफ्टा मीन्स होता है जैसे साउथ एशिया के बारे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सोचा जाता है, नाफ्टा होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो शुरुआत में हमने फेमा के ऊपर बात किया, वही पॉइंट एक कहता है। अब मान लीजिए आप अमेरिका से कोई वस्तु आप बेच रहे थे, अमेरिका आपके बस पे टैक्स लगाती थी, अगर वो अमेरिका कहते कि मैं आपके बस पे अब टैक्स नहीं लगाऊंगा, तो ठीक है आप लाइए बेचिए। नहीं पता चला आप कोई वस्तु निर्यात कर रहे हैं, 100 रुपये, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपये कोई वस्तु है, वो पता चला आप पे 10% टैक्स लगा दिया, तो आपकी रेट कितना हो गया, 90%, 90 रुपया हो गया। बताइए भाई, यही चीज़ भारत अगर उन अमेरिका की वस्तु भारत में आती, भारत भी कहता भाई मैं भी 10% लगाऊंगा, तो 90 रुपया भारत खरीदता। तो उसने कहा देखिए मैं आपके वस्तु पर टैक्स नहीं लगाऊंगा, आप मेरे पे ना लगाओ। तो जो अगर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जुड़ा है तो अमेरिका से हो गया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात साउथ एशिया या जो भी साउथ एशियन जो भी कंट्री हैं इनसे जुड़ी इनकी बात कहता है। बस WTO क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो की गई है व्यापार को ध्यान में रखते हुए की गई कि कोई व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो उसके लिए हर एक पॉइंट को ध्यान में रखा गया। जैसे AOA एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा होता है इसी में आपका ट्रिम्स और ट्रिप्स। ट्रिम्स क्या कहता है कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिम्स यहां पर लिखते हैं। अंतिम पॉइंट हम बात कर रहे हैं WTO के। तो WTO ने क्या बनाया, 2 पॉइंट, ट्रिम्स और ट्रिप्स। इस 2 पॉइंट को याद रखें। पहले ये बात करते हैं ट्रिप्स की, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। राइट्स इसलिए कि यह साइलेंट है लेकिन बाद में आता है, उच्चारण होता है। तो ये क्या कहता है, ट्रेड से जुड़ी हुई, जैसे आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। आपकी वस्तु ना तो कभी कोई कॉपी कर सकता है, ना उसके ट्रेडमार्क जो मोहर उसकी चोरी कर सकता है, ना आपकी पेटेंट जो बनाया है उसका भी कोई चोरी कर सकता है। इसके लिए एक्ट कौन बनाया है, WTO ने बनाया है। ये इसीलिए क्योंकि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है या भारत की कंपनी विदेश में जाती है, पता चला उसको फार्मूला चोरी कर लिया, अब बेचारा पता चला वो अपना 20 साल लगाए थे रिसर्च में, अब कोई 20 मिनट में चोरी कर लेगा तो उसके तो भाई दिक्कत हो जाएगा। कोई मान लीजिए दवा बनाती है कोई फार्मूला है, अब कोई चोरी कर लिया, वो 20 साल लगाया, वो 20 मिनट में ले लिया, तो उसका आगे बढ़ पाएगा नहीं, उसी कॉपी करके दूसरा कोई बेचने लग जाए।
इसीलिए उनके लिए एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपकी जो अधिकार है कोई छीन नहीं सकता, उसके लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्या क्या रहेगा, जैसे आप में ट्रेड हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इसकी बात करेंगे। अगला है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर ऑफ प्रॉपर्टी राइट, एक मेजर्स की बात करते हैं, इसमें मेजर पैमाना की बात, इसमें क्या जुड़ा होता है, अगर मान लीजिए भारत में कोई एफडीआई, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या भारत से कोई अमेरिका में जाके एफडीआई के रूप में काम करता है, तो 20 साल 30 साल जब तक वो कंपनी रहेगी। जैसे भारत में अगर मान लीजिए जापान से मेट्रो आई है, तो मेट्रो क्या कर रही है, भारत सरकार उसको प्रोटेक्शन देती है कि 20 साल तक इस पे किसी भी प्रकार का, आप देखते होंगे मेट्रो में क्या लिखा होता है कि अगर कोई व्यक्ति थूकता है तो 200 रुपये जुर्माना, कोई खाना खाएगा तो 50 रुपया, कोई अगर लड़ाई झगड़ा करेगा तो 1000 रुपये, कोई गलत तरीके से उसमें स्क्रैच मारेगा तो 500 रुपये। ये क्या है, यहाँ की सरकार क्या करती है, जो पेनल्टी लगाने का मतलब है वो उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। ये बात होती है ट्रिम्स और ट्रिप्स में, ठीक है। बस उसके बाद आपका आ जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है, ये भी 1944 1945 इसी बीच में सब स्थापना की जाती है। इसका मेन मकसद क्या था, जब आप सेकेंड वॉर समाप्त होता है तो सभी, जर्मनी भी टूट गया था, तो जर्मनी को तबाह कर दिया गया, अमेरिका अपने आप को विकसित कर लिया। उस वक्त बहुत से देश एशिया में जो देश सेकेंड वॉर में लड़े थे, बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो वर्ल्ड बैंक इसीलिए बनाया गया कि अब इन्हीं बैंक के माध्यम से क्या करेंगे, लोगों को पैसा लोन देंगे, फिर से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना रोजगार के लिए, स्कूल अच्छा बनाए, हॉस्पिटल अच्छा बनाए, और रोड अच्छा बनाए, रेलवे लाइन अच्छा बिछाए, अपने बैंक अपना बनाए। तो ये वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, पैसा देना और आगे बढ़ाना, ठीक। दूसरा क्या बात होता है, IMF, ये क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का क्या काम है, इसका काम के बारे में इतना समझना, स्थापना भी। IMF ये क्या करता है, पैसे का एक्सचेंज करता है। आप डॉलर लाइए, रुपया ले जाइए, दिनार लाइए, रुपया ले जाइए, दिनार लाइए, डॉलर ले जाइए, इसका ये काम। बट एक चैप्टर इसमें और भी आगे जुड़ा हुआ है, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट की बात करता है, स्टॉक मार्केट की बात करता है। जब हम बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, जैसे ADR क्या है, GDR क्या है, IDR क्या है। तो आज इतना ही दोस्तों, बाकी फिर कल दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। एक एक यूनिट ऐसे बात करते रहेंगे। और 3 तारीख का आपका जो है कॉमर्स वालों का पेपर है, तो याद रखिएगा, अपनी तैयारी को बढ़िया करिए, बार बार क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज इतना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर प्रयास करते रहिए।